हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, पीआरटी, DSSSB, सी टेट अन्य सभी टीचिंग एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन की सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए पढ़ाई की पोथी से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लेंगे पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न। तो हमने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था कि नीरी का फुल फॉर्म क्या है। नीरी का फुल फॉर्म क्या है? तो नीरी का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना था। तो उस क्वेश्चन का आंसर लेंगे हम और हम बताएंगे कि नीरी का फुल फॉर्म क्या है। नीरी का फुल फॉर्म था राष्ट्रीय पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध यानी कि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। तो ये हो गया इसका हिंदी में फुल फॉर्म। और अगर इसके इंग्लिश वर्जन की बात की जाए तो इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंग्लिश में जो नीरी का फुल फॉर्म होगा वह होगा नेशनल इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हो जाएगी इसकी इंग्लिश। तो नीरी का हिंदी में फुल फॉर्म क्या होगा? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसकी हमने पहले ही चर्चा कर ली थी। तो इसका मुख्यालय स्थित है नागपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नागपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। तो चलिए आज के सेशन को अब हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? कुछ 4 विकल्प आपके सामने रखे हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए है भूस्खलन, ऑप्शन बी है अग्निकांड, ऑप्शन सी है भूकंप और ऑप्शन डी है बाढ़। तो आप यहाँ से अपने क्वेश्चंस को काउंट भी कर सकेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आज के क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 376 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अग्निकांड। अग्निकांड कैसी है? तो ये आपकी मानव द्वारा की गई आपदा है, जबकि जो भूस्खलन है और भूकंप है, बाढ़ है, ये सभी कैसी हैं? प्राकृतिक आपदाएं। तो इसलिए आप कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? आपका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के तटवर्ती भागों में आने वाले तूफान को कहते हैं। भारत के जो तटीय राज्य हैं, तटीय भाग हैं, उनमें जो तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टाइफून कहते हैं, बी ज्वार कहते हैं, या सी बाढ़ कहते हैं, या डी चक्रवात कहते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन का सही उत्तर का चयन करेंगे। तो फटाफट से अपने उत्तर का चयन कर लीजिए। आई होप आपने अभी तक अपने उत्तर का चयन जरूर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चक्रवात। तटीय भागों में आने वाले तूफान को किस नाम से जानते हैं? चक्रवात के नाम से। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कि विश्व के करीब कितनी जनसंख्या प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आती है? जो विश्व में लगभग कितनी जो प्रतिशत जनसंख्या है जो लगभग बाढ़ की चपेट में आ जाती है? ऑप्शन ए है 10%, बी है 15% और सी है 20%, जबकि डी कह रहा है 30%। तो कितने प्रतिशत लोग प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि प्रतिवर्ष लगभग 20% लोग क्या होते हैं कि बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई डेफिनेशन है तो वो यही है कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग ही पर्यावरण है। देखिए, ये एक बार नहीं कईयों बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो इसे आप इम्पॉर्टेंट करके अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। यह परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शन ए है फिटिंग ने, बी है टेंसले ने, सी है डेविस ने, या डी है उपर्युक्त में से किसी ने नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि फिटिंग के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग ही पर्यावरण कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण का घटक है। कुछ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा पर्यावरण का घटक है? ऑप्शन ए है जल,
सॉरी मृदा, बी है वायु, सी है जल। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। ये सभी क्या है, पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से जैविक घटक है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। ऑप्शन ए है पादप, बी है मृदा, सी है वायु और डी है जल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप फटाफट से अपने राइट आंसर का चयन करेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि पादप कैसे घटक हैं, तो जैविक घटक हैं। बाकी ये सभी कैसे हो जाएंगे, ये सभी आपके भौतिक घटक बोल सकते हैं, यानी कि अजैविक घटक हैं। देखिए वायु में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, कोई प्रजनन नहीं हो रहा है, इनमें क्या होगा, पादप है, मनुष्य है, जीव है, जंतु हैं, ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके जैवीय घटक हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अजैविक घटक है, निम्नलिखित में से अजैविक घटक है। अगर आपने जैविक के डिफरेंस को समझ लिया होगा कि जैविक क्या होते हैं, तो अजैविक के बारे में आसानी से जान पाएंगे। जैसे वनस्पति है, जंतु है, सौर ताप है और मानव है। अभी अभी मैंने बताया कि जो वृद्धि नहीं करते हैं, वनस्पति वृद्धि करती है, एक पौधे से दूसरा पौधा जन्म लेता है, और जंतु एक जंतु से दूसरा जंतु जो है जन्म लेता है, एक मानव दूसरे मानव को जन्म देता है। लेकिन जो सौर ताप है वह दूसरे सौर ताप को जन्म नहीं देता है। तो ये कैसा हो जाएगा, अजैविक घटक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है पर्यावरण के मुख्य कारकों में कौन कौन शामिल हैं। पर्यावरण के मुख्य कारकों में हैं तो कौन है, जलवायु है, भौगोलिक स्थिति है, या वनस्पति है, या उपर्युक्त सभी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पौधे के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। जो एक पौधा होता है, जो आपका एक पौधा होता है, उसके विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए मृदा में उपस्थित रासायनिक पदार्थ, ऑप्शन बी है ह्यूमस, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो एक पौधे का विकास किस तरीके से होता है, यदि वहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है तो भी विकास नहीं हो पाएगा, यदि मिट्टी में नाइट्रोजन की क्षमता नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है अच्छे से, तो पौधे को पोषण नहीं दे पाएगी। ह्यूमस यानी कि उसमें जो वृद्धि वाले पदार्थ होने चाहिए वो नहीं है, अच्छे से गुण नहीं है मिट्टी में, तो भी वृद्धि नहीं हो पाएगी। सौर ऊर्जा यानी कि बिना सूर्य की उपस्थिति के कारण तो पौधा अपना भोजन बना ही नहीं सकता। तो ये सारे कारक क्या हैं, पौधे की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है पृथ्वी के कितने कैलोरी सौर ऊर्जा वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है। मतलब जो पृथ्वी पर कितनी कैलोरी ऊर्जा सूर्य के द्वारा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन ए है 1.94 ग्राम, ऑप्शन बी है 1.49 ग्राम, ऑप्शन सी है 2.94 ग्राम, ऑप्शन डी है 9.14 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये अगर आपको आता है तो ही आप ठीक कर पाएंगे, बाकी कोई लॉजिक इसमें चलने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1.94 ग्राम ऊर्जा प्रति मिनट जो है हमें प्रति मिनट ऊर्जा कैलोरी हमें प्राप्त हो रही है पृथ्वी पर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन है। पारिस्थितिकी क्या है, प्रकृति की संरचना है और कार्य का अध्ययन है। यह किसका कथन है, ऑप्शन ए है ओडम का, ऑप्शन बी है हैकल का, ऑप्शन सी है टेंसले का, ऑप्शन डी है वार्मिंग का। तो यह कथन किसने दिया है कि जो पारिस्थितिकी है वह प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि ओडम के द्वारा इस परिभाषा को दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपारिस्थितिकी में कोई भी जीव जाति निम्न में से किसे भली प्रकार से विकसित कर सकती है। स्वपारिस्थितिकी में कोई भी जैव जाति निम्न में से किसे भली प्रकार से विकसित कर सकती है। ऑप्शन है विभिन्न समूह को, ऑप्शन बी है जैवीय समूह को, ऑप्शन सी है अपनी वंश वृद्धि को, या ऑप्शन डी है ऊपर से किसी को नहीं। तो जो स्वयं के द्वारा पारिस्थितिकी होती है वह क्या करती है, किस जैव जाति को आसानी से विकसित कर पाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा अपनी ही वंश वृद्धि को। कोई भी आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप एक पौधे को ही ले लीजिए, तो वह आसानी से किसे विकसित कर पाएगा, अपने ही कुल के पौधे को। एक बीज अपने ही जैसे बीज को जन्म दे पाता है, अगर उसमें संकरण ना कराया जाए तो आसानी से क्या करेगा, अपने ही वंश की वृद्धि को कर पाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किया जाने वाला कुल कार्बन
कार्बन उत्सर्जन होता है? किसी संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किया जाने वाला कुल कार्बन उत्सर्जन होता है। ऑप्शन ए है कार्बन फुटप्रिंट, ऑप्शन बी है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी है हरित लेखांकन, ऑप्शन डी है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्बन फुटप्रिंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे नोट डाउन कीजिएगा और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे अक्सर कर पूछ लिए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र आपका एक स्थलीय भी होता है, जलीय भी होता है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो सबसे बड़ा अगर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो वह कौन सा हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन ए नदी का मुहाना, ऑप्शन बी पठार, ऑप्शन सी लैगून और ऑप्शन डी सागर तट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पठार क्या हो जाएगा? आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित होगा, क्योंकि नदी का मुहाना, लैगून और सागर तट ये सभी कैसे हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे आपके जलीय। तो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में शामिल है? ऑप्शन ए है स्वापोषी, बी है परपोषी और सी है शाकाहारी, डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आई होप अगर आपने जैविक और अजैविक के अंतर को अच्छे से समझ लिया होगा तो इसका आंसर भी बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। क्यों? क्योंकि जो स्वपोषी होते हैं वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी दूसरे से प्राप्त करते हैं, शाकाहारी जो जीव जंतुओं को नहीं खाते हैं, सिर्फ पेड़ पौधों और पत्तियों को ही खा करके अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये सभी कैसे हैं? भोजन कर रहे हैं, यानी कि इन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, ताप की आवश्यकता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके जैविक हो जाएंगे। कैसे पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएंगे? तो जैविक। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है मानव पारिस्थितिकी में प्रमुख विद्वानों में निम्नलिखित कौन सा नहीं है? जो मानव पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रमुख विद्वान हुए हैं उनमें से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन ए पर्क, ऑप्शन बी लेवनिन नहीं है, या ऑप्शन सी क्वीन नहीं है, या ऑप्शन डी सावर नहीं है। तो ये बहुत ही अगर एक तरीके से देखा जाए तो टफ पड़ेगा अगर आपने इनके बारे में पहले नहीं पढ़ रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सावर जो है आपके मानव पारिस्थितिकी के प्रमुख विद्वान नहीं है। बाकी आपके पर्क, लेवनिन और क्वीन ये कैसे हैं? तो ये मानव पारिस्थितिकी से संबंधित विद्वान हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी में से शाकाहारी घटक हैं। निम्नलिखित में से शाकाहारी घटक हैं। इन ऑप्शंस में से आपको शाकाहारी को चुनना है। ऑप्शन ए है मेढक, बी है हिरन, सी है चीता और डी है शेर। देखिए शेर जो कि मांसाहारी होता है नहीं हो सकता, चीता भी मांसाहारी होता है, मेढक ना शाकाहारी ना मांसाहारी बल्कि ये मांसाहारी ही है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। किसको खाता है? छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को, अपना इंसेक्ट्स को अपना क्या करता है? भोजन बनाता है, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा? मांसाहारी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिरन कैसा हो जाएगा? शाकाहारी आपका हो जाएगा, क्योंकि ये क्या खाता है? तो पेड़ पौधों की पत्तियां इत्यादि खाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और निम्नलिखित में से अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से मांसाहारी घटक है। ऑप्शन ए लोमड़ी, बी बकरी, सी हिरन और डी खरगोश। हिरन जो कि शाकाहारी है तो ये आपके आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है खरगोश, ये भी शाकाहारी होता है तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी अगर बकरी की बात की जाए तो बकरी लोग अक्सर कर घरों में पालते हैं और इसे क्या देते हैं? तो घास फूस और इसके बाद भूसा वगैरह इसे देते हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा? शाकाहारी। तो यहाँ पर बचा क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यानी कि लोमड़ी कैसी हो जाएगी? मांसाहारी हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यात्मक पर्यावरण में शामिल है? कुछ आपके सामने जो है ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा तथ्यात्मक पर्यावरण में शामिल है। देखिए बहुत ही आसानी से आप इसे कर पाएंगे अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे। ऑप्शन ए है जल प्रवाह, ऑप्शन बी है भूमि क्षरण, ऑप्शन सी है उच्चावच, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यात्मक पर्यावरण में शामिल है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व व्यवहारिक पर्यावरण में शामिल है? ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो कि व्यवहारिक पर्यावरण में शामिल हैं? ऑप्शन ए मानव द्वारा सामाजिक वानिकी लागू करना, ऑप्शन बी है मानव का वनस्पति के प्रति लगाव, ऑप्शन सी है मानव के पर्यावरण के प्रति विचार, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो व्यवहारिक पर्यावरण ऐसा पर्यावरण जिसे हम व्यवहार में ला रहे हैं। सामाजिक वानिकी लागू करना,
बिल्कुल व्यवहार में आ रहा है, समाज में आ रहा है, समाज में पूरी तरीके से पर्यावरण को लागू कर रहे हैं। मानव का वनस्पति के प्रति लगाव, तो ये लगाव होना भी कैसा हो जाएगा, व्यवहारिक क्रिया हो जाएगी, मानव के भावों से जुड़ जाएगी। और पर्यावरण के प्रति विचार करना ये भी क्या हो जाएगा, आपका व्यवहारिक हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जीव मंडल का विचार सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के मस्तिष्क में आया था? जीव मंडल की कह सकते हैं सर्वप्रथम संकल्पना किसने दी थी, सर्वप्रथम विचार किसने किया था, जीव मंडल के बारे में सबसे पहले किसने सोचा था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको दिए गए हैं, चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन बी है सूल्स, सी है वर्नाड्स्की और ऑप्शन डी है क्रिस्टमैन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्नाड्स्की ने सबसे पहले जीव मंडल का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि जीव मंडल में सम्मिलित है, जीव मंडल में सम्मिलित है। ऑप्शन ए है मानव, बी है जीव जंतु, सी है पेड़ पौधे और डी है प्रयुक्त सभी। तो देखिए जीव मंडल का अर्थ ही होता है कि जिसमें क्या क्या हो, तो जीव मंडल का अर्थ है कि जिसमें जीव हो, पेड़ पौधे हों और क्या हो, आपके मनुष्य हो, सभी सजीव चीज़ें जिसमें आ जाएंगी वो क्या हो जाएगा, आपका जीव मंडल कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और आज का हम देंगे थर्ड लास्ट क्वेश्चन। तो आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है जीव मंडल का संरक्षण सर्वाधिक किसके द्वारा हुआ है? जो जीव मंडल है उसका संरक्षण सबसे ज़्यादा किसके द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के द्वारा, ऑप्शन बी है मगर संरक्षण परियोजना के द्वारा, या ऑप्शन सी है हाथी संरक्षण परियोजना के द्वारा, या ऑप्शन डी है बाघ परियोजना के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इससे पहले मैं बता दूं कि बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट आपका कब लाया गया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे वर्ष 1973 में। वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। और टाइगर दिवस कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाथी संरक्षण परियोजना कब आई थी? हाथी की अगर बात की जाए तो 1992 में हाथी परियोजना आपकी आई थी। और राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि आपके हाथी दिवस की बात की जाए तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को हाथी दिवस के रूप में मनाते हैं। और जीव मंडल संरक्षण के लिए जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ रही है वह है राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य का स्थापित करना, उसका प्रयोग करना। क्योंकि देखिए राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आपकी कई चीज़ें आ जाएंगी, उसमें सभी चीज़ों को संरक्षण मिल पाएगा, चाहे वह हाथी हो, चाहे वह आपके मगर हो, बाघ हो, कोई भी हो, किसी एक चीज़ पर पर्टिकुलर जोर नहीं देंगे। तो यहाँ पर समग्रता को लिए ऑप्शन ए दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि जीव मंडल को सर्वाधिक असंतुलित करने वाला तत्व है। जीव मंडल को सबसे अधिक असंतुलित कौन कर रहा है? ऑप्शन ए है जीव जंतु, बी है पेड़ पौधे, सी है मानव, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जीव मंडल को जो सबसे ज़्यादा असंतुलित कर रहा है वह कौन है? ये तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, इससे सरल क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो जो मानव है यानी कि हम और आप ही क्या कर रहे हैं, जीव मंडल को सर्वाधिक असंतुलित कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये होगा कि एक कितनी भी सुरम्य या मनोरम जगह जो कि बहुत ही अच्छी हो और वहाँ पर जाकर के मन प्रसन्न हो जाता हो, पेड़ पौधे फूल क्यारियाँ बहुत ही सुंदर हो, और अब वहाँ क्या कीजिए, आप वहाँ जाकर के सिर्फ 2 व्यक्तियों को छोड़ दीजिए। कितने व्यक्तियों को? 2 व्यक्तियों को। 2 से 4 होंगे, 4 से 6 होंगे, और धीरे धीरे वह रहने के लिए आवास बनाएंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे, आवास के बाद ज़रूरत के लिए पशुओं को बांधेंगे, पशुओं के बाद वहाँ पर कुछ दुकानें होंगी, दुकानों के बाद वहाँ पर एक व्यापार चल जाएगा, और धीरे धीरे वहाँ की जो सुरम्यता है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कितने भी सुंदर स्थान को अगर ख़राब करना हो तो वहाँ मानव से अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। और आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जीव मंडल में जीव जंतुओं का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो रहा है? जो जीव मंडल में जीव जंतुओं का संरक्षण है वह किसके द्वारा हो रहा है? ऑप्शन है भारतीय वन्य जीव बोर्ड के द्वारा, ऑप्शन बी है भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के द्वारा, ऑप्शन सी है वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के द्वारा, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जीव मंडल में जीव जंतुओं का संरक्षण हो रहा है वह निम्न में से किसके द्वारा हो रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के द्वारा जीव जंतुओं का संरक्षण किया जा रहा है। तो यहाँ तक कि हमने अपने पूरे 400 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जिनकी एक एक करके सभी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें शुरुआत से देख सकते हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस के द्वारा आप अपने EVS के
पोर्शन को मजबूत कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाने से पहले इसका क्वेश्चन ले करके जाएं। और आज का प्रश्न है कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम किस वर्ष आया था? जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष आया था? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसका आंसर भी बताएंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे कि फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देंगे। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और प्लीज़ पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।